इंसान खाने में कैसा लगता होगा, कभी सोचा है? नहीं, क्यों सोचे, है ना? फिर भी कुछ लोग कहते हैं ये पोर्क जैसा टेस्ट करता है, कुछ कहते हैं मंकी मीट की तरह। सबसे ज़्यादा कंपैरिजन है पोर्क से। ह्यूमन्स की स्किन ऑलमोस्ट पोर्क की तरह टेस्ट करती है, क्योंकि पोर्क और ह्यूमन की स्किन टिश्यू ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सच में ह्यूमन का मीट कंज्यूम किया है? जवाब है हाँ। एक बहुत ही ब्रूटल किलर इसागावा, जो एक जापानीज कैनिबल था, अपने इंटरव्यू में कहता है कि उसने इंसान का गोश्त खाया है, और वो कहता है एज पर हिम इंसान का गोश्त सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। ह्यूमन मीट बिल्कुल भी ऑर्डरलेस और बिल्कुल भी गेमी नहीं होता, यानी कि बेसंत नहीं होता है। उसने डिस्क्राइब किया कि इंसान का नेक, मीट और टंग बहुत ज़्यादा डेलिकेट और डिलीशियस रहते हैं, और वो टंग को रॉ ही खाया करता था। लेकिन पैरों के तलवे का मीट उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बुरा स्मेल करता और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और उसका कहना था कि अगर फीस्ट करना हो, यानी बहुत ज़्यादा खाना हो, तो थाइस बेस्ट होते हैं। वो इंसानों को मारकर उन्हें कुछ देर रखता, और उसके मुताबिक जितना टाइम उसको रखा वो उतना ज़्यादा टेस्टी लगने लगता था। और मैंने इंटरनेट पर यह भी पढ़ा है कि अगर कोई जंगली जानवर इंसान का गोश्त खा ले तो फिर वो सिर्फ इंसान का गोश्त को ही क्रेव करने लगता है। लेकिन ये सब रेडिट के डार्क कॉर्नर्स या कुछ पुराने कन्फेशंस है, इसलिए इन्हें एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह ही लेना चाहिए। सोचो, ऐसी बातें सिर्फ सुनना और इमेजिन करना ही कितना डिस्टर्बिंग है। और फिर सवाल ये उठता है, इंसान को क्यूरियोसिटी से लेकर इंसानों के खाने तक ले जाने वाला डार्कनेस कैसा होगा? इंडिया में एक ऐसा ही आदमी था, राजा कोलंदर। एक नाम जो सिर्फ मर्डर्स के लिए नहीं, बल्कि एलिजिडली अपने विक्टिम्स के ब्रेन कंज्यूम करने के लिए भी जाना जाता है। आज हम उसके केस, उसके साइक और उसके टेरिफाइंग ट्रेल को एक्सप्लोर करेंगे। इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा ग्राफिक और डिस्टर्बिंग डिटेल्स हैं जो हर लिसनर के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए बहुत हेवी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कीजिए और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज़ स्ट्रांगली एडवाइज्ड। और हाँ, ये सब रिसर्च इंटरनेट पर अवेलेबल सोर्सेज से की गई है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो बिल्कुल इंटेंशनल नहीं है। इमेजिन आप एक पॉलिटिशियन हो और आपके इलाके में ज़िला परिषद के प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो रही है, और आपकी अम्मी जी उसमें हिस्सा ले रही हैं, और आप बहुत मेहनत और प्रचार कर रहे हैं और ताकि आपकी मम्मी जी जीत जाए। और इन्हीं वक्त आपको एक कॉल आता है कि आपसे कोई मिलना चाहता है, अकेले में, रात के वक्त। आप जाओगे? इट डिपेंड्स, राइट? शायद ना जाए, लेकिन कोई जा भी सकता है, क्योंकि इलेक्शन का सवाल है। हम बात कर रहे हैं सन 2000 की, जहाँ एक गांव में ज़िला परिषद के प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो रही थी अराउंड 3 से 4 अगस्त के दरमियान। और दीपक पटेल, जो कि केसरी देवी के बेटे हैं, जो कि उस वक्त ज़िला परिषद की इलेक्शन की विनर थी, और इस बार वो उसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चुनाव लड़ रही थी। तो उसी वक्त उनके घर कॉल आता है कि इलेक्शन 2 दिन बाद है और हमको अभी ही बात करनी पड़ेगी। आपको वोट चाहिए या मैं किसी और को वोट देने का सोचूं? सोचिए, होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के इलेक्शन होते हैं, और उनके गांव शंकरगढ़ से 2 सीट्स थी, एक दीपक की मदर की यानी कि केसरी देवी की, और दूसरी उस आदमी की वाइफ की जिसका दीपक को कॉल आया था। और फिर ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मेंबर यानी कि ज़िला परिषद के मेंबर्स प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं चुनाव के ज़रिए से। सो ऑफ कोर्स दीपक की मदर को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वोट चाहिए थे, तो उनको दूसरे ज़िला परिषद के मेंबर्स को अपनी तरफ करना था। तो इसी के रिगार्डिंग दीपक को कॉल आता है। अब उस आदमी ने दीपक के अब्बू जी को मिलने के लिए कहा था, लेकिन वो पहले ही किसी और तरफ गए हुए थे और बिजी थे और देर रात आने वाले थे। तो दीपक सोचते हैं कि मैं खुद ही चला जाता हूँ। और ये तकरीबन रात 8 या 9 बजे की बात होगी
और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा रात होती थी। अभी भी होती है, लेकिन वो तो गाँव का इलाका है और हम बात कर रहे हैं सन 2000 की। और उस गांव के ऑलमोस्ट सभी लोग किसान थे, तो वो रात 6 या 7 बजे तक ही सो जाते हैं। और दीपक का इस आदमी के पास अकेले इतनी रात में जाना बहुत ज़्यादा रिस्की था, लेकिन इलेक्शन का भी मामला था, तो इतना रिस्क तो लेना बनता था। और हाँ, दीपक को शाम फिर से कॉल आता है, क्या आप आ रहे हो या नहीं, अकेले आना। दीपक कहता है, हाँ बात तो अकेले हो जाएगी, लेकिन 3-4 लोग साथ में आएंगे। लेकिन ये आदमी मना करता है कि नहीं, अकेले आना। तो वो इतने सुनसान रास्ते पर अकेले ड्राइव करके जाता है। जब वो उस आदमी के घर पहुंचता है तो वहाँ का माहौल बहुत ही क्रीपी होता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा ही गंदी स्मेल आती है और जानवरों की आवाज़ें, जो कि दीपक को बहुत अजीब लगता है, लेकिन ही शेक इट ऑफ कि होगा कुछ तो, कोई बात नहीं। और वो वहाँ आंगन में रखे खाट पर बैठ जाता है। फिर वो आदमी आता है, दीपक से बोलता है, पैसे लाए हो? दीपक सुन के थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं कि देखो, हमको तो वोट खरीदने नहीं है, तो मैं पैसे नहीं लाया हूँ। तब वो आदमी एक बड़ी सी मुस्कान देता है, जैसा कि वो जानता हो कि दीपक झूठ बोल रहा है। वो कहता है, साहब जी, अब झूठ भी ना बोलो, आपके पॉकेट में साफ साफ दिख रहा है कि आप पैसे लाए हो। तो दीपक कहते हैं, हाँ पैसे लाए हैं, लेकिन इस पर्पज से नहीं लाए हैं कि मुझे पैसे देकर वोट खरीदने हैं। ये बात करके सुलझाते हैं। रात बहुत हो रही है और हमें वापस घर भी जाना है। फिर वो आदमी पूजा शुरू कर देता है और 15 से 20 मिनट बाद वो अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, जैसे कि किसी शैतान को बुला रहा हो या शैतान की पूजा कर रहा हो। वो पूजा करते वक्त दीपक की तरफ भी देखता था, बहुत ही अजीब और क्रीपी नज़रों से। और तब दीपक को अंदर से कुछ अजीब सा डर लगा, जैसा कि कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। तो वो सोचते हैं कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और जब वो आदमी दीपक को नहीं देख रहा होता है, तब दीपक वहाँ से भागकर अपनी कार की तरफ आता है। कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ता है। दीपक हैड अ गुड लक, लेकिन हर किसी का नहीं था। कुछ ही महीने बाद दिसंबर एक बड़ी खबर पता चलती है कि इस आदमी ने एलिजिडली तकरीबन 13 डजन लोगों को कत्ल किया है, और वो भी बहुत ही खूंखार और ब्रूटल तरीकों से। जैसा कि वो पहले उनको गोली से मारता, फिर उनके कपड़े निकाल कर उनको फेंक देता और फिर उनके सर काट कर एलिजिडली उनके भेजे का सूप बनाकर पीता था। हाँ, सही सुना आपने, ही वॉज अ कैनिबलिस्ट। वो एक दरिंदा था जो कि एलिजिडली इंसानों को खाता था। और जब ये दीपक को पता चला तो दीपक के रीढ़ की हड्डी में एक बहुत सी ठंडी सी लहर उठी। पता है क्यों? क्योंकि जब वो उस आदमी से मिलने गया था और वो जहाँ घाट पर बैठा था, बिल्कुल उसी के नीचे से पुलिस को बहुत सारी हड्डियाँ मिली थी। शायद इसी वजह से दीपक को उस वक्त कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होगा, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी फील हो रही होगी। और दीपक बहुत खुशकिस्मत था कि वो वहाँ से भाग आया, वरना शायद उसका भी वही हाल होता जैसे दूसरे विक्टिम का हुआ था। ये बात है सन 2000 के वक्त की, जब इंडिया में एक सनसनीखेज वाकया हुआ। किसी एक होनहार जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया गया था। हुआ यूँ था कि धीरेन्द्र सिंह प्रयागराज के एक गांव बैरी से थे और उनके 4 भाई थे। वो सबसे छोटे थे और उनकी फाइनेंशियल हालत की वजह से वो आगे पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए। और बीएससी के बाद वो एक न्यूज़ प्लस मैगजीन में जॉब करने लग गए, जो कि प्रयागराज में पब्लिश हुआ करती थी। और बहुत मेहनत, लगन और बहुत सी स्किल सीखने के बाद वो इलाहाबाद के आज न्यूज़पेपर में एक जर्नलिस्ट के तौर पर सिलेक्ट हो गए। वो इस वक्त कुछ 32 साल के थे। अब घर के हालात थोड़े सुधरने लगे थे। धीरेन्द्र की शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे थे, लेकिन वो इलाहाबाद में अकेले एक छोटे से मकान में रहते थे। वो एक सीधे साधे आदमी थे, सांवला रंग, छोटा कद, लेकिन बहुत ही होनहार। हमेशा अपनी कम्युनिटी की मदद करते थे, न्यूज़ रिपोर्टिंग में बहुत होशियार थे और बहुत ही काइंड भी थे। 13 दिसंबर सन 2000 के दिन वो ऑफिस गए थे रिपोर्टिंग करने और कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, गाँव जाना है। उस वक्त उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उनको इलाहाबाद घुमाना था।
वो 14 दिसंबर को निकल पड़ते हैं बैरी गांव की तरफ, लेकिन 15 दिसंबर तक वो वहां नहीं पहुंचते हैं। धीरेंद्र के भाई ने पूछताछ की तो पता चला कि वो तो 2 दिन पहले ही बैरी के लिए निकल गए थे। अब यहाँ धीरेंद्र की बीवी परेशान हो रही थी, सब परेशान थे कि कुछ अनहोनी ना हुई हो। धीरेंद्र के कलीग्स भी उनको कॉल कर रहे थे कि उन्होंने कहा था कि वो तो 15 तक वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उनको धीरेंद्र की बीवी का कॉल आता है कि वो घर नहीं आए हैं और ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। वो उनको दिलासा देते हैं कि कुछ नहीं हुआ होगा, वो कोई जांच या रिपोर्टिंग को गए होंगे या आ जाएंगे। लेकिन डीप डाउन उनको पता था कि कुछ गलत हुआ है। तो धीरेंद्र के कलीग्स किडगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करते हैं और धीरेंद्र को ढूंढने लग जाते हैं। इनमें नारायण त्रिपाठी इस केस के इंचार्ज थे। वो धीरेंद्र के घर गए ताकि वहाँ से कुछ सुराग मिल सके। वहाँ बहुत से नोट्स वगैरह थे जर्नलिज्म के मुताबिक, और ज़्यादा कुछ नहीं मिला। फिर उन्हें पता चला कि धीरेंद्र के पास एक मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उन्होंने देखा कि मोबाइल का चार्जर तो वही लगा हुआ है। अब अगर किसी को 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़े तो वो ऑफकोर्स चार्जर लेकर जाता है। और हम बात कर रहे हैं सन 2000 की, जब हर किसी के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था कि हम किसी से भी चार्जर मांग के उनसे ले लेता कि हम हमारा फ़ोन चार्ज कर सकें। ये बात त्रिपाठी जी को बहुत अजीब लगी और इसी दौरान धीरेंद्र के एक कलीग सत्येंद्र सिंह चौहान ने धीरेंद्र की कॉल डिटेल्स निकाली और उसमें पता चला कि 3 नंबर से इनको कॉल आई थी और इनसे बात हुई थी। उनमें से एक एमपी से बात हुई थी, दूसरी एक घर का लैंडलाइन का नंबर था जिससे तकरीबन 5 से 7 मिनट बात हुई थी, और एक रेलवे इंक्वायरी का नंबर था। और मोबाइल के नंबर तो गलत हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली लैंडलाइंस के नंबर तो सही होते हैं, क्योंकि हमें बाकायदा उनको हमारे घर के एड्रेस से रजिस्टर करना पड़ता है और उनका बिल बाकायदा इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरह पे करना पड़ता है। सो त्रिपाठी जी ने उस लैंडलाइन के नंबर पर बात की और उस लाइन पर एक लेडी ने कॉल उठाया और कहा कि मैं फुलन देवी बोल रही हूँ, ज़िला परिषद की मेंबर हूँ। और वो उन्हें रामसागर लेक का एड्रेस देती है और कहा कि हम लोग यहीं रहते हैं, और ये कहकर उसने कॉल काट दी। अब उस वक्त त्रिपाठी जी और धीरेंद्र के भाई साथ ही थे, तो धीरेंद्र के भाई ने कहा कि ये तो हमारे गांव की लड़की है और इसका हस्बैंड राजा कुलंदर है। और जब ये पता चला कि ये राजा कुलंदर का नंबर है तो वहाँ जो धीरेंद्र के चाचा थे उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी, लगता है कि आप सही जगह जा रहे हो। और त्रिपाठी जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो चाचा जी ने कहा कि हम तो छोटे मोटे किसान हैं, छोटे मोटे गांव से बिलोंग करते हैं और हमारा तो खाना पीना मुश्किल से होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आज तक हमारे नाम पर एक मोटरसाइकिल भी नहीं है। और ये जो राजा कुलंदर है उसके पास तो अच्छा घर, टाटा सुमो, कमांडर, मोटरसाइकिल्स और टीवी, वीसीआर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुश्किल से कोई किसान अफोर्ड कर सकता है। जब त्रिपाठी जी को ये पता चला तो वो सोचे कि जब धीरेंद्र की इससे बात हुई है तो शायद इसको पता होगा कि धीरेंद्र कहाँ है या क्या बात हुई है। तो ये पता करने के लिए त्रिपाठी जी ने वीरेंद्र जी को, जो कि धीरेंद्र के भाई है, उन्हें भेजा ताकि वो वहाँ जाकर देखे कि उस घर में कौन कौन है। और फिर त्रिपाठी जी भी उनके पीछे निकल पड़े। वहाँ उन्हें फुलन देवी मिली। उन्होंने पूछा कि धीरेंद्र आए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया था। और वही थोड़ी दूर त्रिपाठी जी खड़े थे तो उन्हें दूर से इसी तरफ टाटा सुमो आती दिखी, जिसका कलर अलग था। नॉर्मली वो वाइट होती है या अलग, लेकिन इसका कलर कुछ अजीब था, कुछ अलग था। तो त्रिपाठी जी को डाउट हुआ तो उन्होंने उसे रोका और पूछा कि आपको हमने कहीं देखा है, आप निरंजन जी है ना? तो वो थोड़ा घबराया और कहा कि नहीं, मैं तो राजा कुलंदर हूँ। ये इसकी एक गलती थी जो कि पकड़ी गई। ये राजा कुलंदर बिल्कुल सीधा साधा दिखने वाला इंसान था। और जब मैंने इसकी वीडियोस वगैरह देखी तो मुझे ये बहुत ही क्रीपी लगा, शायद क्योंकि मैं इसकी स्टोरी जानती हूँ या ये मेरा बायस्ड ओपिनियन हो सकता है। तो प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली। मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसा दिखता है।
उसकी आंखें बहुत ही इमोशनलेस और एम्प्टी, आईब्रोज बहुत ही थिन, ऑलमोस्ट दिख ही नहीं रही है क्योंकि उसकी पेशानी जो है वो बहुत बाहर की तरफ आई है और काफ़ी बड़ी है, और उसकी वजह से उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ चली गई है। उसकी नाक बिल्कुल खड़ी, लेकिन नोस्ट्रिल्स बहुत बड़े और फैले हुए, वोल्डेमॉर्ट की तरह। बाल बिल्कुल क्लासिक 1900 स्टाइल में। बहुत ही पतला सा आदमी, नो मसल्स, बिल्कुल हड्डी के ढांचे जैसा। कद नॉर्मल, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा। अगर हमको पता ना हो कि इसने कोई क्राइम किया हो तो हम इसे बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह देखेंगे, और अक्सर नॉर्मल दिखने वाले लोग ही बहुत कुछ कर जाते हैं। खैर, जब त्रिपाठी जी ने उससे पूछा कि ये कार पर प्लेट लगी है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की है, तो तुम कौन हो? उसने कहा कि मेरी बीवी इसी की मेंबर है। अब एक बात और है, इसकी बीवी का नाम फूलन देवी पहले से नहीं था, उसका नाम गोमती देवी था, लेकिन इसने इसका नाम चेंज करके फूलन देवी रखा। पता है क्यों? क्योंकि एक दूसरी पॉलिटिशियन का नाम था फूलन देवी जो कि बहुत पॉपुलर थी उस वक्त, तो उसने सोचा कि अगर इसका नाम भी फूलन देवी रख दे तो शायद इलेक्शन जीत जाए, और हाँ, वो इलेक्शन जीत भी गई। लेकिन एज पर बिहेवियरल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसके पीछे दूसरे भी बहुत से रीज़न थे जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो अब फिर पुलिस ने राजा को अरेस्ट कर लिया। उसके साथ उसके साला वक्षराज भी उसी के साथ उस टाटा सुमो में था। वो लोग उनको थाने ले आए और कुछ पूछताछ करने लगे। राजा तो बहुत कॉन्फिडेंट था, बिल्कुल अनहिंज्ड, और बोल रहा था कि पता नहीं साहब, आपको किसी ने कुछ गलत बताया है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। शायद किसी ने आपको भड़काया है और शायद किसी ने आपको इस टाटा सुमो के बारे में कुछ बताया होगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। त्रिपाठी जी ने कहा, मुझे ये सब से कुछ लेना देना नहीं, मुझे ये बताओ कि धीरेन्द्र जी कहाँ हैं। और जब पुलिस वक्षराज से पूछने लगी तो उसने भी पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस उसे मारने लगी तो वो सच बोलने लगा। वो बहुत घबराया हुआ था, नर्वस था। फिर पुलिस की नज़र उसके शूज़ पर गई जो कि बहुत अच्छे थे, और वो उसे पूरे आ भी नहीं रहे थे, वो लूज थे, और ये लोग इतने बड़े ख़ानदान से नहीं बिलोंग करते थे कि उनके पास ऐसे जूते हों। पुलिस ने जब उससे पूछा तो वो बोला कि साहब, ये तो मैंने बाजार से 100-200 में ही खरीदे हैं। और पुलिस तब समझ गई कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये जूते तो तब उस वक्त 2500 के आते थे। तब पुलिस को शक हुआ कि शायद ये धीरेन्द्र के हो सकते हैं, और एज पर हिज कलीग्स उन्होंने धीरेन्द्र को ये शूज पहने हुए पहले देखा था। और फिर पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने इस नंबर पर कभी बात की थी, जो कि धीरेन्द्र का नंबर था। उन्होंने पूछा क्या बात की थी और क्यों, तो वो खामोश हो गया और कुछ नहीं बताया। और फिर जब पुलिस सख्त होने लगी और मारने लगी तो वो बोला कि साहब, हाँ, बात तो हुई थी और ये फ़ोन तो कार में है। और फिर पुलिस राजा को भी मारने लगी ताकि वो भी कुछ बोल सके। और फिर उसने कहा कि सर, हमने उसका मर्डर कर दिया है। जब घर वालों को पता चला कि धीरेन्द्र का मर्डर हुआ है तो सब लोग बहुत शॉक हुए और उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा। वो होप कर रहे थे कि कुछ बुरा ना हो और ना कुछ बुरा हुआ हो, कोई अनहोनी ना हुई हो, लेकिन जब ये पता चला तो वो अंदर से बिल्कुल टूट गए, बहुत दुखी हुए, गुस्सा भी हुए। और जब धीरेन्द्र की बीवी को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा रोई और बार बार बेहोश हुआ करती थी, क्योंकि उसने उसका अच्छा पति खोया था और अब सब बच्चों की जिम्मेदारी उस पर थी। वो प्रेग्नेंट थी, उस वक्त तो और ज़्यादा क्रिटिकल था। और वो कहते हैं कि धीरेन्द्र के मर्डर के बाद उसकी फैमिली 50 साल पीछे चली गई। 6 महीने बाद धीरेन्द्र की बीवी भी एक एक्सीडेंट में मर गई, और अब ये 3 बच्चों की जिम्मेदारी धीरेन्द्र के भाई वीरेंद्र पर आ गई, जो कि बहुत ही टफ था उनके लिए, लेकिन उन्होंने उनका बेस्ट दिया ताकि धीरेन्द्र के बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। जब पुलिस राजा से क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगी तो उसने बताया कि ये जो कार है वो उसकी नहीं है और वो चोरी की हुई है। और सर, मुझे ऐसा पता हुआ कि धीरेन्द्र ये सब कुछ जानता था कि मैं कौन हूँ और मेरे पास ये गाड़ी कहाँ से आई है और मैंने क्या किया है। तो मैंने सोचा कि एक दिन इसको घर बुलाकर इसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। और सर, मेरा
बिग फार्म है और वहाँ एक मकान जैसा भी है, और वहाँ सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा जैसा होता है और ठंड होती है, तो हम वहाँ लकड़ियाँ जला के हाथ पैर सेकते हैं। मैंने फिर धीरेन्द्र को भी वही बुलाया, तो धीरेन्द्र भी हाथ पैर सेकने लग गए। और फिर मैंने मेरे साले से कहा कि साले साहब, इनके लिए एक गर्मा गर्म चाय तो लाइए, और वो चला गया। और चूँकि मैंने धीरेन्द्र का फेस मेरी तरफ किया था, तो उनको पता नहीं था कि वक्षराज कहाँ गया है। और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में रिवॉल्वर था, और उसने वो डायरेक्टली धीरेन्द्र के सर में पीछे से मार दी। अब गांव में बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है, तो ऑब्वियसली उसकी आवाज़ दूर तक गई थी। लेकिन लोगों ने पूछा कि ये कैसी आवाज़ थी, तो वो कहते थे कि कुछ नहीं, बस पटाखे बजा रहे थे। और सब लोगों को ये भरोसा भी हो जाता, और वो लोग यकीन भी कर लेते, क्योंकि वो गांव का इलाका है और जंगली जानवर वगैरह भी आया करते थे, तो लोग ऐसा करते कि पटाखे बजाते थे उनको डराने के लिए। फिर राजा ने बताया कि हम उस दिन पूरा दिन फार्म हाउस में ही थे। फिर हम इजीली रात में धीरेन्द्र की बॉडी को गाड़ी की डिग्गी में डालकर रेवा की तरफ चल पड़े। और चूँकि बीच में यूपी और एमपी का चेक पॉइंट लगता है, पुलिस चेकिंग करते हैं, तो मैं गाड़ी से उतरा और बहुत ही कॉन्फिडेंटली उनसे हाथ मिलाकर कहा कि मैं राजा कोलंदर हूँ और काम से रेवा जा रहा हूँ। और थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात की, और जो कि मेरे पास गाड़ी थी, लग्जरी थी, तो उन्होंने मेरा यकीन भी कर लिया और उनको ऐसा लगा कि मैं कहीं का राजा वगैरह हूँ, तो पुलिस ने बगैर चेकिंग के ही मुझे जाने दिया। और फिर हम जब रेवा पहुँचे तो वहाँ कुछ झाड़ियों के बीच में हम उतरे और फिर धीरेन्द्र के कपड़े उतारे और उसका सर धड़ चलक कर दिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काटा और फेंक दिया, और ऐसे ही बॉडी को वहाँ छोड़ दिया ताकि कोई इसे पहचान ना पाए। फिर हम उसका सर एक पॉलीथीन बैग में डालकर भंसागर तालाब में फेंक दिए और फार्म हाउस आ गए। और साइड में दूसरे दिन रेवा के पुलिस को एक सरकटी लाश मिली और उसे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो उन्होंने उसे दफना दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि किटगंज की पुलिस 3-4 दिन से किसी लापता जर्नलिस्ट को ढूंढ रही है, तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक लाश मिली थी और हमने उसे दफना दिया है। वीरेंद्र जी ने वो बॉडी के पिक्चर्स देखे तो बॉडी बहुत बुरी हालत में थी, क्योंकि सर नहीं था और पहचान के लिए सिर्फ धड़ था, तो वीरेंद्र जी पहचान गए कि ये धीरेन्द्र जी की ही बॉडी है। फिर वो बॉडी घर ले आए अंतिम संस्कार करने के लिए, और फिर जब उन्हें पता चला कि सर भी मिल गया है, तो उन्होंने फिर से अंतिम संस्कार किया। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात थी कि उनको उनके भाई का 2 बार अंतिम संस्कार करना पड़ा, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उनको इस सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा और उनको धीरेन्द्र को 2 बार इस तरह से अलविदा कहना पड़ेगा। जब पुलिस ने राजा से पूछा कि ये रिवॉल्वर कहाँ से आई और कहाँ है, तो उसने कहा कि वो फार्म हाउस में है। तो पुलिस उसे ढूंढने लग गए। वहाँ उन्होंने धीरेन्द्र के बाइक का पार्ट भी मिला। जब वो रिवॉल्वर ढूंढने लगे तो उन्हें एक पेटी में काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, जो कि राजा ने बताया कि ये सब गाड़ी और ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर पुलिस को उसमें एक डायरी मिली जिस पर नाम लिखा था, राजा की डायरी, और उसमें 14 नाम थे। उनमें से आखिरी में धीरेन्द्र का नाम था। क्या इसने इन सब लोगों को मारा था जो कि डायरी में लिख कर रखे थे, या फिर ये सब क्या था? पुलिस परेशान हो गई, दंग रही गई कि ये सब क्या है। अगर इनमें से इन सब लोगों को इसने मारा है तो आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया? और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो बोलने लगा, और पुलिस फिर उसे फार्म हाउस ले गई, और फिर उसने सब अलग अलग जगह का निशान बताकर कहा कि ये चीज़ यहाँ है और ये यहाँ है। फिर जब पुलिस ने उसके आंगन खुदाई की तो उन्होंने वहाँ से बहुत सारी हड्डियाँ निकाली, खोपड़ियाँ, उनको वहाँ बहुत सारी खोपड़ियाँ मिली जो कि कुछ में रंग लगा हुआ था, किसी पर लाल, किसी पर काला, किसी पर सफ़ेद, जैसे कि वो इनको निशान रखना चाहता था ताकि पहचान सके कि किसकी कौन सी खोपड़ी है। जब पुलिस ने उससे पूछा तो वो बोलने लगा, ये लाल वाली खोपड़ी लाला और काली प्रसाद की है, जो कि बहुत होशियार था। उसने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे लेकिन वापस नहीं कर रहा था, और क्योंकि वो लाला था और
उनसे पैसे लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार था। तो मैंने एक दिन सोचा कि उसको घर बुला लेते हैं, और फिर मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसके दिमाग का सूप बनाकर मैंने और मेरे साले ने पिया, ताकि हमारा भी दिमाग लाला की तरह शातिर हो जाए और हम भी उसकी तरह होशियार हो जाए। और सच में मुझे ये पीने के बाद ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हो चुका हूँ और चतुर हो गया हूँ, और अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। और फिर मैंने उसकी खोपड़ी को रंग करके रख दिया। और जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला कि ये लाला सन 1997 में लापता हुआ था, और उसके घर वाले उसे 3 साल से ढूंढ रहे थे। कभी गांव में, कभी इलाहाबाद, कभी मठ, कभी अयोध्या, लेकिन कुछ नहीं पता चला। तो फिर लोग जहाँ लाला काम करते थे वहाँ पहुँचे और वहाँ पूछताछ की तो वहाँ उन्हें राजा मिले, जो कि लाला के साथ काम करता था। और राजा ने उसकी बहुत मदद की, उनको फाइल्स वगैरह ढूंढने में हेल्प की। और फिर लाला के घर वाले कहते हैं कि हमें 3 साल बाद पता चला कि उन्हें तो राजा ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। हम 3 साल से लाला को ढूंढ रहे थे, कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा हुआ होगा। फिर उसी डायरी में एक और नाम था, मोहम्मद मोइन का, और राजा ने बताया कि इसने मुझसे 25,000 रुपये लिए थे। वो वापस नहीं कर रहा था और बोला करता था कि मैं हिप्नोसिस जानता हूँ, तो कोई मुझसे पैसे नहीं ले सकता। अब ये सुनकर मुझे लगा कि ये मुझे भी आना चाहिए, मुझे भी हिप्नोसिस सीखनी है। तो मैंने एक दिन उसे ऐसे ही यमुना नदी के ब्रिज पर बुलाया और वो आ भी गया, क्योंकि हम दोनों साथ में काम करते थे तो उसको कुछ अजीब नहीं लगा। और फिर जब वो वहाँ आ गया तो मैंने पीछे से उसका सर काट दिया और उसकी बॉडी को वही नदी में फेंक दिया। और फिर राजा ने बताया, मैंने उसकी बॉडी पानी में इसलिए फेंकी क्योंकि वो एक मुस्लिम था और मुस्लिम्स बॉडी दफनाते हैं, लेकिन मैं चाहता था मैंने उसकी बॉडी पानी में फेंकी ताकि उसकी आत्मा को कभी शांति ना मिल सके। फिर मैं उसका सर फार्म हाउस लेकर आया और एलिजिडली उसका दिमाग निकाल कर उसका सूप बनाकर पिया, लेकिन फिर भी मुझे हिप्नोसिस आई नहीं, तो मैंने उसकी खोपड़ी वहीं रख दी। पुलिस के मुताबिक राजा ने ऑलमोस्ट 3 डज़न लोगों को एलिजिडली कंज्यूम करके उनको मारा है। एज पर साइकोलॉजिस्ट, राजा का जो बिहेवियर था वो एक साइकोपैथिक सीरियल किलर के जैसा था, जो कि अपने इस किलिंग्स को एक पावर की तरह देखते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स और ये सब डायरी में लिख कर रखना, उनको जमा करना उनको एक ट्रॉफी की जैसा लगता है। अपने को सबसे ज़्यादा बड़ा मानते हैं और चाहते हैं कि सब उनके सामने झुक कर रहे, और वो अपने इस किलिंग को जस्टिफाई करते हैं कि ये सब विक्टिम्स की गलती है और विक्टिम्स ये सब डिजर्व करते थे। राजा एक कोल कम्युनिटी से बिलोंग करता था, जो कि एक आदिवासी होते हैं और एलिजिडली पुराने वक्त में इंसानों के गोश्त को खाया करते थे और जानवरों को भी खाकर गुजारा करते थे। वो जंगलों में रहते थे। राजा का रियल नाम राम निरंजन है, लेकिन चूँकि वो एक आदिवासी कम्युनिटी से था और जो कि जंगलों में रहते थे, तो उसने अपना नाम बदलकर राजा कुलंदर रखा और वो उसको खुद उसी तरह से बुलाता था। और वो खुद को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से बुलाता था, जैसा कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने नहीं किया, ये मैं हूँ, ये मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ। लेकिन वो खुद को राजा ऐसा सोचता है, राजा वैसा सोचता है, राजा ये करता है, राजा ये है, राजा वो, इस तरह से बुलाता था, जो कि एक साइकोपैथिक किलर की बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। वो खुद को जंगल का राजा मानता था और इसीलिए उसने उसकी बीवी का नाम फूलन देवी भी रखा था, जो कि जंगल की देवी यानी कि रानी होती है। उसका नाम फूलन देवी होता है उनके यकीन और बिलीव्स के हिसाब से। और फिर उसने उसके बच्चों के नाम आंदोलन, अदालत और जमानत रखे, जो कि बहुत ही अजीब है। ऐसा कोई अपने बच्चों के नाम तो नहीं रखता है, लेकिन एज पर साइकोलॉजिस्ट उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो एक पावर चाहता था और इन नामों में उसको वो पावर मिलती थी और वो समझता था कि उससे अदालत की कॉन्स्टिट्यूशन की पावर मिलेगी, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ही वॉज डिल्यूजनल, जो कि ऑलमोस्ट सभी सीरियल किलर्स होते हैं। वो खुद ही कुछ भी इमेजिन करते हैं और खुद में एक
पावर और दूसरों में डर को सोचकर सेटिस्फाई होते हैं। राजा ने ये सब एलिगेशंस को झूठ बोला और बताया कि ये मैंने नहीं किया है और ये सब मुझसे कन्फेस किया गया है, कराया गया है। पुलिस ने मुझसे ये ज़बरदस्ती करवाया है। लेकिन पुलिस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा था तो फिर इसने जो जो जगह बताई बिल्कुल उसी जगह डेड बॉडीज और क्लूज कैसे मिले। और फिर राजा कहता है कि जो डायरी में नाम लिखे थे उनमें से तो हर कोई मरा हुआ नहीं था, उनमें से कुछ लोग जिंदा भी थे। ये सब साजिश है मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से था और किसी ने मुझे फंसाने के लिए और हराने के लिए सब किया है। और ये खोपड़ियाँ और हड्डियाँ इन लोगों ने यमुना नदी या कहीं से लेकर मेरे फार्म में रख दी है। राजा ने कभी ये सब कबूल नहीं किया कि ये सब मर्डर्स इसने किए हैं और पुलिस को कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिले। ऑलमोस्ट सब सर्कमस्टेंशियल ही थे, क्योंकि 2000 की बात है, सन 2000 की बात थी, तो फॉरेंसिक्स इतना मजबूत नहीं था, तो वो लोग ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ये सब बॉडीज को किस तरह मारा गया है। लेकिन वो ज़रूर बता पाए कि ये बॉडीज और हेड्स यानी कि जो धड़ और जो सर है एक दूसरे से मैच करते हैं और इसकी वजह से राजा के खिलाफ एक मजबूत केस बन गया। लेकिन फॉरेंसिक्स या पुलिस ये नहीं प्रूव कर पाई कि राजा ने सच में इन लोगों के सरों का सूप बना कर पिया है। और फिर 2012 में कोर्ट ने राजा को मल्टीपल मर्डर्स में कन्विक्ट किया अंडर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड IPC और अंडर सेक्शन 201 के लिए भी, जो कि टैम्परिंग विद एविडेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के लिए है। और फिर दूसरे भी बहुत सारे चार्जेस थे और इसी के साथ इसकी बीवी फूलन देवी को भी कन्विक्ट किया गया और अदर अकम्प्लिसेस को भी, जैसे कि उसके साले जी को। एज पर एक्सपर्ट्स, राजा एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आता है, जिसे पहले साइकोपैथिक पर्सनैलिटी भी बोलते थे। ये लोग खुद को एक विक्टिम समझते हैं और लॉज और नॉर्म्स में बिलीव नहीं करते हैं और अगर किसी ने कुछ किया उनके साथ तो वो उन्हें मार देते हैं या उन्हें बहुत सी तकलीफें पहुंचाते हैं और उन्हें टॉर्चर करके मारते हैं और वो ये सब उनका राइट समझते हैं और उनको कोई गिल्ट या रिमोर्स नहीं होता। वो कल्चर या सोसाइटी को बुरा समझते हैं और वो रूल्स और लॉज की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते और उनमें सिंपैथी एम्पैथी बिल्कुल भी नहीं होती है। और मैंने जब राजा का इंटरव्यू देखा तो सच में मुझे अजीब ही लगा। मैंने उसकी आंखों में बिल्कुल भी सिंपैथी या गिल्ट नहीं देखी। अब वो नेटफ्लिक्स को इंटरव्यू दे रहा था तो ही वॉज वेरी नॉनचलांट। अब वो इतने सालों से जेल में है लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं लगी, जैसा कि वो कहता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया और इसमें उसे फंसाया गया है। अब वो इतने सालों से जेल में है लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं लगी, जैसा कि वो कहता है कि वो इस सब में फंसाया गया है। तो अब इतने सालों बाद तो उसके चेहरे पर परेशानी या बेचैनी होनी चाहिए कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ, क्या करूँ, कि मैं यहाँ से कैसे बाहर आ जाऊँ और मैं कैसे प्रूफ करूँ कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, जो कि एक नॉर्मल इंसान में होती है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ जब मैं इसे सुन रही थी। ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है और मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ और आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। आप भी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो और प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताना आप क्या सोचते हैं इस बारे में। एक और बात उसने इंटरव्यू में कही कि वो कोई नशा नहीं करता है। मेरी बीवी पान सुपारी वगैरह खाया करती थी लेकिन मैंने ये सब कभी नहीं खाया और बताया कि वो नॉनवेज भी नहीं खाता है। लेकिन जब उसके बच्चों से इंटरव्यू हुआ तो वो बोल रहे थे कि हम सब तो वही खाते थे जो घर में बनता था, कभी चिकन, कभी फिश, कभी पोर्क या कभी सब्जी, मटर वगैरह, किसी के लिए कुछ अलग नहीं बनता था। और राजा कहता है कि मैंने कभी गोश्त ही नहीं खाया तो मैं इंसानों को कैसे खा सकता हूँ, ये तो बहुत अजीब बात है। राजा जेल में सुबह 3 बजे के आसपास उठता है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और योगा वगैरह करता है। और ये बात मुझे हमेशा अजीब लगती है कि ऑलमोस्ट मैनी साइकोपैथिक किलर्स होते हैं जो खुद की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और वो चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक, बहुत ज़्यादा सालों तक ज़िंदा रहे और वो बहुत ज़्यादा लंबा जीना चाहते हैं और वो एक इटर्नल लाइफ में बिलीव रखते हैं और वो नहीं चाहते कि वो जल्दी मरे, लेकिन वो फिर भी दूसरों को मारते हैं, दूसरों की जिंदगियां छीनते हैं। एनीवेज, राजा कहता है कि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है खुद की, ये सब तो काम की गाड़ियां हैं
जो कि उसके पहचान वालों की है। जैसा कि मुझे इलेक्शन का काम करना होता है, प्रचार करना होता है, तो मुझे इन गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है और मैं ये दूसरों से लेता हूँ और कभी कभार पर्सनल कामों के लिए भी यूज़ करता हूँ। लेकिन ये गाड़ियाँ मेरी नहीं है, मैं उनको वापस भी कर देता हूँ। लेकिन फिर उसके बच्चों से इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ, बाबा के पास ये गाड़ियाँ थी, हम जब छोटे थे। और फिर जब राजा को पूछा गया कि धीरेन्द्र को कैसे जानते हो, तो उसने बताया कि उससे तो हम कभी मिले नहीं हैं, बस फ़ोन पर ही बात हुआ करती थी, क्योंकि ये मेरे ससुराल से था ना, मेरा साला जैसा लगता था। लेकिन उसके बेटे ने बताया कि हाँ, हम जानते हैं धीरेन्द्र मामा को, वो कभी कभार घर भी आया करते थे। राजा ने और बताया कि साहब, ये सब मीडिया वाले पुलिस वालों ने मुझे फंसाया है। राजा ने और फिर बताया कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, ये तो सब मीडिया वालों ने और पुलिस वालों ने मुझे फंसाया है। तो फिर मैंने भी इन सब पर रिसर्च की कि क्या सच में ऐसा हुआ था, कि क्या सन 2000 में नवंबर दिसंबर के वक्त कुछ इंडिया में चल रहा था, जिसे साइडलाइन करने के लिए मीडिया ने ये केस को बढ़ावा दिया ताकि जो मेन इशू है वो चुप हो जाए। और मुझे कुछ चीज़ें मिली। नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार 3 अलग अलग स्टेट्स बन गए, जिसकी वजह से कुछ लोग गुस्सा भी थे और कुछ खुश भी थे, क्योंकि कुछ जो लोग गुस्सा थे इसलिए क्योंकि उनके रिसोर्सेज उनसे काटे जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस थे और समाजवादी पार्टी के फेवर में बहुत सारे लोग थे। तो क्या समाजवादी पार्टी को बुरा बताने के लिए किसी ने ये किया था कि राजा, जो कि समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर का पति था, और उसको सीरियल किलर बना दिया गया, कैनिबलिस्ट, स्कल कलेक्टर वगैरह वगैरह, उससे पता नहीं क्या क्या बुलाया गया, ताकि समाजवादी पार्टी का जो इमेज है वो ख़राब हो सके और वो इलेक्शन हार जाए। पता नहीं ये सिर्फ एक क्राइम था या कोई पॉलिटिकल वेपन। कोर्ट ने तो मर्डर्स के लिए राजा कुलंदर को कन्विक्ट किया है, लेकिन कैनिबलिज्म और स्कल्स वगैरह के एंगल्स कभी लीगली प्रूफ नहीं हुए। तो सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या था, पता नहीं, कौन जानता है। और फिर मैंने बहुत सारे कमेंट्स रेडिट्स और यूट्यूब वगैरह पर पढ़े, जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। कोई कह रहा है कि हाँ, सच में राजा को फंसाया गया था, क्योंकि राजा एक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता था, आदिवासी क्लास से भी बिलोंग करता था। और जब ये सब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, ये सब लोग ब्राह्मण्स थे, जजेस भी ब्राह्मण्स थे और पुलिस भी ब्राह्मण्स थे, जो कि बैकवर्ड क्लास वालों को बहुत ज़्यादा बुरा और गंदा समझते हैं। तो हो सकता है कि राजा को सच में फंसाया गया है। लोग इंटरनेट पर दो तरफ बटे हुए हैं, कोई राजा के फेवर में तो कोई उसके खिलाफ, लेकिन राजा और गॉड ही जानते हैं कि सच क्या है। एंड आई रियली होप कि इन सब लोगों के साथ जिसने भी ये सब कुछ बुरा किया है, उसे उस चीज़ की सज़ा मिल रही हो। हाल ही में कोर्ट ने राजा को एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई है, 1 लाख फाइन के साथ। और बहुत लोग इससे गुस्सा भी है कि ऐसे किलर को जिंदा रखना और टैक्स पेयर्स के पैसों से उसे खाना खिलाना सही नहीं है। ये कैसा जस्टिस सिस्टम है। असाइड फ्रॉम धीरेन्द्र, राजा इज कन्विक्टेड फॉर मनोज सिंह, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, और रवि श्रीवास्तव, जो कि मनोज जी के ड्राइवर थे। एलिजिडली जो राजा के पास टाटा सुमो थी, ये वही कार थी जो कि सफ़ेद थी, लेकिन बाद में राजा ने इसे ग्रीन कलर कर लिया था ताकि इसे कोई पहचान ना पाए। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम क्रिमिनल्स को तो हमेशा याद रखते हैं, उनके नाम, उनकी कहानी, उनकी ब्रूटैलिटी, लेकिन विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज, उनका दर्द क्या, वो अक्सर हम भूल जाते हैं। सोचो, एक हंसता खेलता घर कैसे अचानक से एक ही दिन में, एक ही लम्हे में बिखर जाता है। उनका अपना कभी वापस नहीं आता। जिंदगी भर वो लोग दुख में जीते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में जीते हैं और मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा में डूब जाते हैं और उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है, कि ऐसे केसेस देखकर ये क्रिमिनल्स को मज़ा आता है। वो देखते हैं इनकी वजह से फैमिलीज टूट रही हैं और वो इसी दर्द में अपनी खुद की प्लेजर्स को ढूंढते हैं। और शायद इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रू क्राइम सिर्फ एक कहानी नहीं है,
ये एक रियल जिंदगी है, रियल लोग, रियल दर्द, रियल क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स को याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है विक्टिम्स को और उनके परिवारों को याद रखना, उनकी किसी तरह हेल्प करना, उनके लिए प्रे करना। क्रिमिनल्स को याद रखना आसान है, उनकी ब्रूटैलिटी, उनके नाम रखना आसान है, लेकिन विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज जो दिन रात इस ट्रॉमा में जीती है, वो अक्सर हमारी यादों से मिटा दिए जाते हैं। दिस केस वॉज ऑनेस्टली सो चिलिंग। So please be careful of the people around you. Take care of yourself. Take care of your family. Go have something warm. Breathe and just be kind to yourself. And it was my honor to have you here. And thank you so much for listening to this horribly long podcast. I hope you are safe and I'll see you in the next one. Thank you.